जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसका जो है ना नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। जो फर्स्ट नोट्स दिया हुआ है बुक में उसी का नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। तो जहाँ तक कंप्लीट किए हैं, इसका जो नोट्स का 2 क्लास हम पहले ही कल करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स सर के द्वारा दिया गया है। तो पहला नोट्स वो कंप्लीट कर रहे थे। जहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं उसके आगे का कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग था। फर्स्ट नोट था जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी विभिन्न पहचान पत्र संबंधी था। पहला वीडियो में 1 क्लास कंप्लीट किए हैं। और अगले जो दूसरा क्लास आया था उसमें जो है ना नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। तो जहाँ तक बच गया था उसको आज जो है ना ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो है 1275 का पीटी का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपके बिहार दरोगा एग्जाम में ना बहुत फ़ायदा करेगा। और हर एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा में सिर्फ आएगा, आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, कहाँ से क्या पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज जो है ना ये नोट्स का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और इसका फुल पीडीएफ जो है ना आज टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब जो है ना हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सेकेंड जो पार्ट आया था नोट्स का उसमें सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। देखिए यहाँ तक जो है, अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। सारे लोग जो है ना क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो भी बचा हुआ ना इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं यहाँ से करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्या है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है। देखिए यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या टॉपिक है, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है। क्या है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। इसके बारे में पूरा देखते हैं। ये कह रहा है ना कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु मिट्टी का क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु क्या किया जाता है, तो मिट्टी का क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। जिससे मिट्टी के विभिन्न विकारों जैसे अम्लता, लवणता, क्षारीयता, रेह, कलर तथा प्रदूषण आदि का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु मिट्टी का जो है क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। जिससे मिट्टी के विभिन्न विकारों जैसे अम्लता, लवणता, क्षारीयता, रेह, कलर तथा प्रदूषण आदि का क्या होता है, पता लगाया जाता है तथा सुधार के उपायों का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा कि मिट्टी का परीक्षण जो है ना 12 पैरामीटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो परीक्षण होता है वो 12 पैरामीटर के लिए किया जाता है। जैसे निम्न है, कौन कौन है देखिए। पीएच के द्वारा भी होता है और विद्युत चालकता के द्वारा भी होता है, ईसी, और ऑर्गेनिक कार्बन के द्वारा भी होता है, उपलब्ध नाइट्रोजन के भी द्वारा होता है, उपलब्ध फास्फोरस के भी द्वारा होता है, उपलब्ध पोटेशियम के भी द्वारा होता है, उपलब्ध बोरोन के भी द्वारा होता है, उपलब्ध आयरन के भी द्वारा होता है, उपलब्ध मैग्नीज के भी द्वारा होता है, उपलब्ध कॉपर के द्वारा होता है, उपलब्ध सल्फर के द्वारा होता है, और उपलब्ध जो है ना जिंक के द्वारा भी होता है। ये सभी प्रकार के द्वारा जो है ना उपलब्ध होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या कर रहा है, कह रहा है कि मृदा से संबंधित एक बहु उपयोगी दस्तावेज है। क्या है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है ना, एक मतलब मृदा से संबंधित क्या होता है, एक बहुउपयोगी दस्तावेज होता है। जिसमें मृदा के पीएच, विद्युत चालकता, उपलब्ध मुख्य पोषक तत्व तथा उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी क्या होती है, उपलब्ध होती है। आगे देखिए, कह रहा है कि मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक अस्थायी प्रयोगशाला कार्यरत है। ठीक है, याद रखिएगा कि मिट्टी के जो जहाँ परीक्षण होता है ना, कौन सा मिट्टी किस प्रकार का होता है, कैसा मिट्टी पे कौन सा बीज बोया जाता है, वो कौन सा मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपजाऊ है, इस प्रकार जो होता है जो परीक्षण होता है। तो मिट्टी के परीक्षण के लिए जो है ना प्रत्येक जिले में क्या होता है, एक अस्थायी क्या होता है, प्रयोगशाला होता है। और मृदा से जो उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की परीक्षण की सुविधा राज्य में मात्र पटना स्थित मिट्टी जांच परीक्षण प्रयोगशाला में ही उपलब्ध है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि मृदा से उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की परीक्षण की सुविधा राज्य में मात्र क्या है, तो पटना स्थित मिट्टी जांच परीक्षण प्रयोगशाला में ही क्या उपलब्ध है। आगे देखिए, कह रहा है नोट में से दिया हुआ है। कह रहा है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का परीक्षण मात्र समान स्तर पर कम से कम हो और हरी खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन का परीक्षण मान समान स्तर से कम हो तो हरी खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि चूना का उपयोग मृदा की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि चूना का जो उपयोग होता है मृदा की अम्लता को क्या करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। तो जिप्सम का जो उपयोग होता है मृदा की क्षारता को क्या करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए दिया हुआ, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि पौधे को अच्छी वृद्धि और विकास के लिए जो है ना 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और पौधों द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख तत्व बोलेगा तो जो है मतलब जो है ना जाने वाले तत्व प्रमुख तथा गौण तत्व कहलाते हैं। तो कह रहा है कि पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और पौधे द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले तत्व प्रमुख तथा गौण तत्व कहलाते हैं, जबकि कम मात्रा में
उपयोग में आने वाले तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक जो है 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हवा एवं पानी से क्या होती है, प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से, शेष तत्व क्या होते हैं, मिट्टी से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि पौधे के लिए आवश्यक जो है 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से तथा शेष तत्व की मिट्टी से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया, देखिए आगे दिया हुआ है कि 13 तत्वों, कह रहा है ना कि 13 तत्वों को पौधे की आवश्यकता के अनुसार 3 वर्गों में क्या होता है, बांटा जाता है। 13 तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार 3 वर्गों में बांटा जाता है। देखिए पहला क्या कर रहा है, प्रमुख तत्व क्या है देखिए, और गौण तत्व क्या है और सूक्ष्म तत्व क्या है। देखिए प्रमुख तत्व बोलेगा तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास है। और गौण तत्व का बात करें तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और सूक्ष्म तत्व का बात करें तो क्या है, तो लोहा है, जस्ता है, मैग्नीज है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है और क्या है, तांबा है और क्लोरीन है। याद रखिएगा। आगे देख कर रहा है कि इसमें दिया हुआ पोषक तत्व और कौन सा पोषक तत्व का जो है ना कौन काम होता है, कौन सा कार्य होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि पौधों की वनस्पति वृद्धि एवं विकास में सहायक, फसलों को कल्लों तथा उपज में वृद्धि, पत्तियों में रंग को बढ़ाता है, जिससे पौधे के सूर्य को क्या करता है, प्रकाश में भोजन निर्माण की वृद्धि होती है। तो कह रहा है नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है कि पौधों को वनस्पतिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, फसलों के कल्लों तथा उपज में वृद्धि और पत्तियों में रंग को बढ़ाता है, जिससे पौधे के सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, भोजन निर्माण में क्या होता है, वृद्धि होता है। किसका काम है, तो पोषक तत्व नाइट्रोजन का काम है। आगे देखिए फास्फोरस के बारे में दिया हुआ। फास्फोरस के बारे में क्या कह रहा है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, क्या होता है, देखिए जड़ों में वृद्धि करना फास्फोरस का काम होता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करना फास्फोरस का काम होता है, अधिक पुष्प तथा फसलों में सिर पकने में सहायता तथा पाले से बचाव करने के लिए फास्फोरस का ही काम होता है। ठीक है, आगे देकर है, हम लोग घर में जो है ना देखते नहीं है कि कीड़ा वगैरह लगता है तो बोलते हैं फास्फोरस डाल दो सही हो जाएगा, तो ये क्या होता है, फास्फोरस का ही काम होता है। देखिए आगे कर रहा है पोटास। पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है फसल के लिए। देखिए फसलों की गुणवत्ता को अच्छा करना पोटास का काम होता है, और रोग, कीट एवं पाले से बचाव की शक्ति देना ये भी पोटास का काम होता है, और फसल गिरने से बचाव में सहायता करना ये भी पोटास का काम होता है, और डंडल को मजबूत करना ये भी किसका काम होता है, पोटास का काम होता है। ये सब क्या करना, ये सब जितने भी काम होता है ना, सारा अगर पोटास डालिएगा तो सारा कुछ क्या होगा, फसल में मतलब जो है ना अच्छा फसल होगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के बारे में क्या कह रहा है, कैल्शियम का क्या क्या मुख्य काम होता है, तो मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं के लिए आवश्यक, भोजन के प्रवाह तथा पानी की आपूर्ति में सहायक, जड़ों की विकास, पौधों के अंगों की रचना के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम के बारे में कह रहा है कि पौधों के हरे रंग के लिए आवश्यक, पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि में सहायक होता है। किसका काम है, तो मैग्नीशियम काम है। तो मैग्नीशियम का जो काम है ना वो क्या है, तो पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक, पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन वृद्धि में क्या होता है, सहायता करना। चलिए आगे देखिए गंधक कह रहा है सल्फर के बारे में, कह रहा है ना कि जड़ ग्रंथियों व तेल के निर्माण में सहायक, तिलहन में विशेष प्रभावकारी, ये किसका काम है, गंधक या सल्फर का काम है। आगे देखिए लोहा का जो मुख्य कार्य क्या होता है, लोहा का देखिए कह रहा है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जरूरी हरित लवक, शर्करा एवं प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायता करता है। किसका काम है, तो लोहा का काम है। आगे देखिए कह रहा है जिंक के बारे में। जिंक को किसा क्या बोलेंगे, जस्ता भी कहते हैं। तो पौधों की जटिल प्रक्रियाओं और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के उपयोग में सहायता होता है। कौन होता है, तो जिंक का काम है। और बीज उत्पादन एवं फसल पकने की गति में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होना किसका काम है, तो जिंक का ही काम है। आगे कह रहा है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज के बारे में बोल रहा है कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक, मांड बनाने में योगदान, जड़ों एवं पत्तियों के शर्करा निर्माण में सहायता होता है। किसका है, तो मैग्नीज का काम होता है। चलिए आगे देखिए बोरोन का क्या काम होता है। देखिए बोरोन का जो मुख्य कार्य होता है ना, नवीन अंगों का निर्माण करना बोरोन का काम होता है, पौधों की जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में सहाय करना, और पोटेशियम और कैल्शियम अनुपात को नियंत्रित करना एक किसका है, तो बोरोन का काम है। यह गांठदार जड़ जो है ना, जड़ रोग को कम करता है, किसका है, तो बोरोन का कार्य है। ठीक है, आगे देखिए मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का क्या काम होता है, तो पौधों में ऑक्सीजन क्रिया में सहायक, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष उपयोगी होता है। किसका, मोलिब्डेनम का काम होता है। तो मोलिब्डेनम का जो काम होता है वो पौधों में ऑक्सीजन क्रिया में सहायक, दलदल फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष उपयोगी होता है। आगे देखिए कर रहा है तांबा के बारे में। तांबा क्या है, तो पौधों में शोषण क्रिया को समन्वित करना तथा लोहे के प्रयोग में सहायता करना है। किसका है, तो तांबा का काम है। तो तांबा का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो पौधों में शोषण क्रिया को समन्वित करना तथा लोहे के प्रयोग में क्या करना, सहायता करना। ठीक है, आगे देखिए क्लोरीन के बारे में दिया हुआ है। क्लोरीन पौधे के विकास संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी जो गेहूं के विकास में क्या होता है, विशेष सहायक होता है। तो क्लोरीन का जो काम होता है वो पौधे के विकास संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी जो गेहूं के विकास में क्या होता है, विशेष सहायक होता है। चलिए आगे देखिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए जो है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा निम्न है। देखिए कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा निम्न है। क्या क्या है देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व दिया हुआ है इधर, और मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा क्या होता है। देखिए अगर जस्ता का बात करें, मतलब जिंक का बात करें, जिंक सल्फेट होता है और कितना होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, आगे देखिए लोहा का बात करें तो लोहा फसल में, लोहा जो होता है पोषक तत्व जो फसल में डालने के लिए मिट्टी में, तो फेरस सल्फेट होता है कितना 25 से मतलब 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे देखिए तांबा का बात करें तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट 0 से कितना 5 से 10 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर है। आगे देखिए मैग्नीज के बारे में दिया हुआ है, मैग्नीज सल्फेट है मिट्टी में तो 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बोरॉन का बात करें तो बोरॉन का बोरेक्स मतलब सुहागा 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट देखिए गंधक सल्फर है, तो गंधक जो है ना 20 से 40 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जिप्सम का बात करें तो 140 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आगे देखिए दिया हुआ रासायनिक उर्वरक क्या है। देखिए रासायनिक उर्वरक के बारे में वो कह रहा है कि नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होता है, तो कह रहा है अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है तो नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन है, तो अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। आगे देखिए कह रहा है फास्फोरस युक्त उर्वरक क्या है, तो सुपर फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट है और क्या है तो बेसिक स्लेग है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है पोटास युक्त उर्वरक क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और क्या है म्यूरेट और पोटास होता है। आगे देखिए उर्वरक के बारे में दिया, उर्वरक और पोषक तत्वों की मात्रा क्या क्या होता है। देखिए उर्वरक दिया हुआ है और पोषक तत्वों की मात्रा क्या 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 कितना कितना होता है। देखिए अगर यूरिया का बात करें, यूरिया का जो है ना इसमें नाइट्रोजन, यूरिया का बात करें तो नाइट्रोजन कितना होता है तो 46% होता है। अमोनिया का बात करें, अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होता है तो 20.6% होता है। और एसएसपी में कितना होता है तो फास्फोरस बोलेगा तो 16% होता है। आगे देखिए डीएपी में नाइट्रोजन बोलेगा तो कितना 18% होता है। ये सब को पॉइंट ना पूछता है एग्जाम में कि डीएपी में जो है यूरिया में उर्वरक में मतलब डीएपी जो होता है उसमें नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है 18% होता है, और फास्फोरस का बात करें तो 46% होता है। और म्यूरेट और पोटास का बात करें तो इसमें पोटास जो है ना कितना परसेंट 60% होता है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करें देखिए मशरूम उत्पादन के बारे में दिया, मशरूम का उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में देखिए डिटेल दिया हुआ है। कह रहा है ना कि भारतवर्ष के अधिकतर उत्तरी भूभाग में श्वेत बटन मशरूम की खेती की जाती है। तो भारतवर्ष के अधिकतर उत्तरी भूभाग में क्या होता है श्वेत बटन मशरूम की खेती की जाती है। तत्पश्चात कुछ क्षेत्रों में ढिंगरी आयस्टर मशरूम की खेती की जाती है। और दुधिया मशरूम केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या होती है उगाई जाती है। तो दुधिया मशरूम जो होता है केवल दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है उगाई जाती है दुधिया मशरूम, बाकी जो है ना इंडिया के मतलब किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है, कि क्या होता है दक्षिण भारत के क्षेत्र में होता है। आगे करा इनमें अन्य पौधों के समान क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती है, और कुछ मशरूम जहरीली भी होती है। कुछ मशरूम क्या होता है ना जहरीली होता है, जिसे क्या कहते हैं टोडस्टूल भी कहा जाता है। आगे करा देखिए मशरूम का प्रजाति दिया हुआ है और वैज्ञानिक नाम क्या होता है और औषधि का गुण क्या है। देखिए अगर बटन मशरूम का बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है ऑर्गिस बारडस्पोरस होता है। इसका औषधीय गुण का बात करें इंसुलिन को क्या करना स्राव बढ़ाना। तो बटन मशरूम एक प्रजाति है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो ऑगरिक्स बारडस्पोरम होता है। इसका औषधीय गुण बोलेगा तो इंसुलिन स्राव बढ़ाना होता है। ओएस्टर मशरूम का बात करें तो इसका प्लूरोटस से जो काजू होता है इसका वैज्ञानिक नाम, औषधीय गुण का बात करें कोलेस्ट्रॉल कम करना होता है। किसका तो ओएस्टर मशरूम का होता है। एक होता है श्वेत दुधिया मशरूम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैलोसाइब इंडिका है। इसका औषधीय गुण का बात करें वायु विकार में क्या होता है उपयोगी होता है। आगे देखिए मशरूम का जो है ना मशरूम लोग खाते हैं उसका लाभ जो है ना क्या होता है, मशरूम खाने से जो है ना इसका लाभ क्या है। देखिए और इसमें जो है ना लाइसिन नामक अमीनो अम्ल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटेशियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जो मशरूम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, मशरूम के लाभ क्या क्या है, तो इसमें जो है ना लाइसिन नामक अमीनो अम्ल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटेशियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम की क्या होती है बहुलता होती है। और कैल्शियम की जो है ना थोड़ी कम, कैल्शियम की क्या होती है थोड़ी कमी पाई जाती है, कैल्शियम मतलब मशरूम में होता है। ठीक है, आय करा स्टार्च तथा शर्करा ना के बराबर होने के कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए क्या उत्तम आहार होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल विहीन होने के कारण हृदय रोग के प्रतिरक्षण तथा निवारण हेतु क्या होता है एक उत्तम आहार है। क्या है तो मशरूम है। तो कोलेस्ट्रॉल विहीन होने के कारण हृदय रोग के प्रतिरक्षण तथा निवारण हेतु एक उत्तम क्या है आहार है। आय करा हीमोग्लोबिन की कमी से जो है ना हीमोग्लोबिन की कमी से मतलब एनीमिया है ना दूर करने हेतु अति उत्तम खाद्य पदार्थ है। इसलिए गर्भावस्था में तथा एनीमिया के रोगों के लिए क्या होता है एक उत्तम आहार होता है। आगे कह रहा है देखिए कह रहा है रिगी मशरूम का सबसे महत्वपूर्ण औषधि क्या है तो मशरूम है।
तो रेगी मशरूम में सबसे महत्वपूर्ण औषधीय बोलेगा तो मशरूम है। आगे देख कर रहा है कि पशु संसाधन क्या होता है, तो देश में पशुओं की गणना वर्ष 1919 में शुरू की गई थी और तब से प्रत्येक 5 वर्ष पर यह गणना की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि देश में जो है ना पशुओं की मतलब गणना हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 में मतलब जो पशु गणना स्टार्ट हुआ था और तब से जो है ना प्रत्येक 5 वर्ष पे यह गणना की जाती है। अभी हाल ही में देखिएगा कुछ साल पहले ही हर गांव में जो है ना पशु का गणना किया गया था। उसमें जो है कान में देखे होंगे एक तरह से जो है ना मतलब पिन लगाया गया था, पीला टाइप का था, आप लोग देखे होंगे। आगे देखा रहा है कि 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया है कि यह रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग से क्या होता है प्रकाशित किया गया है। आगे देखिए गाय बैल के बारे में दे रहा है कि देसी नस्ल क्या क्या है। देखिए साहिवाल गाय का नस्ल है, पुनवार है, किनवरिया है, खेरीगढ़ है, गंगा तीरी है, बाचूर है, सीरी है, निमारी है, मालवी है, नगौरी है, मेवाती है, थारपारकर है, सासनगीर है, कॉन्क्रेज है और डांगी है, देवनी है, ओंगोल है, अमृत महल है और हल्लीकार है, कयंगाम है इत्यादि। ये सब क्या है, तो गाय का जो है ना देसी नस्ल है। और गाय का विदेशी नस्ल का बात करें, देखिए विदेशी नस्ल का बात करें तो जर्सी में देखिए इंग्लैंड का न्यू जर्सी नामक द्वीप इसका जन्म स्थान है। तो जर्सी जो है ना इंग्लैंड का न्यू जर्सी नामक द्वीप इसका जन्म स्थान है। हॉलस्टेन फ्रीजन का बात करें, इसकी उत्पत्ति नीदरलैंड में हुई है। तो गाय का ही नस्ल क्या है, तो एक हॉलस्टेन फ्रीजियन है, यह क्या है तो नीदरलैंड में उत्पत्ति हुई है। और ब्राउन शिप्स का बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में हुई है। तो ब्राउन शिप्स का बात करें क्या होगा, देखिए जर्सी का बात करें इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है। हॉलस्टेन फ्रीजियन का बात करें तो नीदरलैंड हो जाएगा और ब्राउन शिप्स का बात करें तो क्या होगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे देखिए संकर नस्ल क्या है, देखिए संकर नस्ल कर्ण स्विप्स, ब्राउन शिप्स और साहिवाल को मेल कराने से जो है ना कर्ण स्विप्स का निर्माण होता है। और कर्ण फ्री जो है ये नस्ल है, ये फ्रीजियन और साहिवाल को मेल कराने से होता है, ठीक है। आगे देखिए भैंस का जो है ना देसी नस्ल क्या क्या होता है, तो नीली रावी और मुर्रा, भदावरी, मेहसाना, जफराबादी और नागपुरी, ये सब किसकी नस्ल है, तो भैंस का जो है ना देसी नस्ल है। तो भैंस का देसी नस्ल का बात करें तो नीली रावी और मुर्रा, भदावरी, मेहसाना, जफराबादी और नागपुरी, ये सब किसकी नस्ल है, तो भैंस का देसी नस्ल है। आगे देखिए बकरी के बारे में जो है, बकरी के बारे में कौन कौन नस्ल होता है। देखिए देसी नस्ल का बात करें बकरी का, देखिए पश्मीना, चंबा गद्दी, बराबरी, ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, बीटल, सिरोह, मारवाड़ी, संगमनेरी, जकराना, गंजम, कच्छी और चेंगू, ये सब किसकी है, तो बकरी का देसी नस्ल है। और देखिए आगे कह रहा है कि बकरी के दूध में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस जानवर में, किस पशु में जो है ना दूध में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, बकरी के दूध में। क्या होगा, बकरी के दूध में फास्फोरस की जो मात्रा होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है। आगे देख कर मत्स्य पालन कर बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन की एक विधि है जिसमें टैंकों में मछली पाली जाती है। इस तकनीक के माध्यम से तिलपिया, मांगुर, पंगोसियस, कॉमन कार्प जैसी प्रजाति की मछलियों का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। आगे करा मधुमक्खी पालन क्या है, तो करा मधुमक्खी पालन में कैलीफेरा और एपिस कैराना प्रजाति की मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। आगे करा मधुमक्खी से प्राप्त पराग और शहद को साथ मिलाकर इसका जो है ना उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। तंत्रिका और एंडोक्राइन प्रणाली की शिकायत होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख रहा है केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में जो है ना आपको देखने को मिलता है। और बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म आएगा, पीटी हो या तो मेंस हो, इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी नोट्स दिया रहता है ना, कम से कम जो है ना बुक में जो 3rd एडिशन बुक आया है आपको उसमें 25 सेट टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बाकी कम से कम 10-12 सेट क्या है तो नोट्स है। तो जैसे जैसे बारी बारी से जैसे नोट्स आएगा, जैसे फिर सेट आएगा, वैसे ही शुरू से लेकर ना अंत तक पूरा खत्म करेंगे। तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए ना, तो कोई भी क्लास आए आपको इस चैनल पे जो दरोगा 90% जो आपको दरोगा क्लास मिलेगा। और कल से जो है ना आपका बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट भी आएगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 8 सेट है, मतलब 8 सेट या 7 सेट होगा सारा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, उसके बाद जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे बीएसएससी का। तो जो भी लोग बीएसएससी का फॉर्म, अधिकतर लोग फॉर्म भरे ही होंगे, बिहार का जो भी होगा ना, तो दरोगा की तैयारी कभी करेंगे तो उनको बीएसएससी फॉर्म भरे ही होंगे। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब जो भी करवाएंगे प्रैक्टिस सेट आपका सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो सभी इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी सारा पीडीएफ टेस्ट वगैरह कंटेंट जितना भी होता है ना क्लास का रिलेटेड जो भी होता है पीडीएफ वगैरह, आपको सारा उस चैनल पर मिलता है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। और बिहार पुलिस के जो भी स्टूडेंट हैं ना उनके लिए तो एक मतलब
मतलब एक तरह से तोहफा समझिए, जो भी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो जो है उनके लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी बताए नहीं किन्हीं को, लेकिन जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे कि क्या क्या जो है उनके लिए बेहतर तरीके से ना स्टार्टिंग जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उनके लिए जो है स्पेशल स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो जो भी ये क्लास देख रहे हैं सभी लोग दरवा कहीं स्टूडेंट होंगे, हमको पता है। तो कोई नहीं, हम टेलीग्राम चैनल पे जो उनके लिए हम सारा जो है ना शेयर कर देंगे क्या क्या चलेगा और क्या क्या उनके लिए स्पेशल होने वाला है। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, और भी बेहतर करने की जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, देखिए कह रहा है संस्थान दिया हुआ है और मुख्यालय दिया हुआ है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बात करें कहाँ है, तो नई दिल्ली में, इसको ना IARI बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना रिसर्च क्या है, तो संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, जोधपुर में है, जिसको कजरी बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का बात करें तो कहाँ है, जोधपुर में है। और कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो मटुंगा मुंबई में, म से मटुंगा म से मुंबई। तो CTRL शॉर्ट जो फॉर्म दिया है उसको भी याद रखिएगा। तो कपास तकनीक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो मटुंगा मुंबई में। अगर आपको मिलाने के लिए देगा शॉर्ट नेम, पता है शॉर्ट नेम देगा और यहाँ पे दे देगा मुख्यालय दे देगा कौन सा कहाँ इसका संस्थान स्थित है। इसलिए जब भी शॉर्ट पूछेगा तो आपको मिलाने लगेगा कि किसका कजरी का क्या होगा, IARI का कहाँ होगा, मतलब मुख्यालय कहाँ है, CTRL का मुख्यालय कहाँ है। इसलिए शॉर्ट वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा। तो कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला बोलेगा तो मटुंगा मुंबई में है। और भारतीय खाद्य क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान बोलेगा तो क्या है, चारा जब गांव में रहते होंगे, जब चारा कटता है जानवर के लिए, उसमें ना जब कटता है तो झांस आता है, तो याद रखिए झांसी, क्या है झांसी। तो भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, झांसी में है, जिसको IGFRI बोल सकते हैं। ठीक है, आगे भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान बोलेगा तो हेसरा घाट बेंगलुरु में है, IIHR। तो भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान का बात करें कहाँ होगा, बेंगलुरु। और केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो JARI बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखिए जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो कोलकाता में है। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो रांची में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है, जिसको CPRI बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ना CRRI कहाँ है, तो कटक में है। और केंद्रीय मृदा उर्वरता अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, करनाल में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का बात करें कासरगोड क्या है, केरल में है। नेक्स्ट देखिए गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का बात करें IIISR, ये कहाँ है, तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन का बात करें, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो लखनऊ होगा, और प्रजनन केंद्र बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI बोलेगा तो कहाँ है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का बात करें तो कहाँ है, नागपुर में, CICR। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए दिया हुआ है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। और केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में है। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। कहाँ, वाराणसी में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि बोलेगा तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इंदौर में है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पुतूर कर्नाटक में है। आज राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में है। तो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कालीकट केरल में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चंबा घाट सोलन में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय फसल है, ये तो राष्ट्रीय था, अब अंतर्राष्ट्रीय देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देखिए पहला संस्थान दिया, फिर इसका क्या है, मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो IRRI, तो लास बेनास कहाँ है, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो कहाँ है, फिलीपींस में है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र बोलेगा तो एल्बेटान मैक्सिको में है। ये सारा आपको जो है ना ये सब जो संस्थान दिया हुआ है, तो आपको इसी बुक में आपको ना एक से लेके जो समझ पूरा डिटेल के साथ ना आपको इसी बुक में मिलेगा। जितना से जो है ना इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं,
आप एक चीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारा आपको टॉपिक इससे ना आपको अदर बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिटेल बुक पढ़िएगा उसके लिए स्पेशल, तब आपको उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारा बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस अगर आपको दरोगा के लिए तैयारी करना है तो आपको इस बुक को तो हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी लुसेंट तो बाबा है ही हैं, वो हर चीज़ का आपको पता ही होगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर वो जाना जरूरी होता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र बोलेगा तो एल्बेटान मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि बोले केंद्र कहाँ है तो पामीरा कोलंबिया में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है तो इबादान नाइजीरिया में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बोलेगा तो कहाँ है लिम्बा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पशुष्क उष्णकटिबंधीय कहाँ है तो हैदराबाद भारत में है। और फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद भारत में है। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान कहाँ है तो रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान कहाँ है तो रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो एलेप्पो सीरिया में है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कृषि केंद्र विकास हेतु बिहार सरकार का नवीनतम प्रयास क्या क्या है। देखिए कह रहा है ना, कृषि के विकास हेतु जो बिहार सरकार का जो नवीनतम प्रयास है वो क्या है। ये कह रहा है ना कि वर्ष 2019-20 में जैविक कॉरिडोर योजना क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे वाले 13 जिलों यथा पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार एवं नालंदा में किया जा रहा है। तो कह रहा है ना कि कृषि के विकास हेतु जो है ना बिहार के सरकार के नवीनतम जो प्रयास है, तो वर्ष 2019-20 में जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे वाले 13 जिला है। कौन कौन गंगा किनारे जिला है ना, पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार एवं क्या है तो नालंदा में किया जा रहा है। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार कार्यक्रम समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। उसी पैटर्न पे शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना विकास मिशन का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना और समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत अधिक पोषक तत्वों वाले बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आगे करा बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत 2018 में की गई। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये पॉइंट कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 2018 में हुआ था। आगे करा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2019 में 8 जिलों नवादा, गया, नालंदा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है किया गया है। तो याद रखिएगा कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2019 में सितंबर में हुआ था और कितने जिलों में हुआ था तो 8 जिलों में हुआ था। कहाँ, नवादा, गया, नालंदा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इसका विस्तार जो है सभी जिलों में कर दिया गया है और कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। नालंदा के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली में देसारी में फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयकर निर्यात के लिए सक्षमकारी अधिसंरचना हेतु पटना के मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान फलों और सब्जियों के लिए निर्यात जो है पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। आयकर राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम 2006 में निरस्त कर दिया गया। अब सरकारी बाजार के तौर पर बाजार प्रांगण कार्य करती है जिनमें कोई विपणन शुल्क नहीं लगता है। ठीक है। आयकर हर खेत सिंचाई का पानी योजना क्रियान्वयन दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना और गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास और शेखपुरा, मुंगेर और क्या है जहानाबाद जिलों में किया जा रहा है। चलिए आगे देख रहा है कि पटना में गणितीय मॉडलिंग केंद्र और सुपौल के बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा ना, गणितीय मॉडलिंग केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, पटना में, और सुपौल के बीरपुर में जो है भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना किया गया है। आगे करा बीरपुर में स्थित भौतिक मॉडलिंग केंद्र पुणे में स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उन्नत संस्थान है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान को शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। यहाँ पे जो है ना, जिनके पास बुक है तो PDF है आप जो है ना आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, तो बुक पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये सब पॉइंट ना हमेशा हाईलाइट कर लिया तो फिर नोट कर लीजिए। तो कह रहा है जल जीवन हरियाली अभियान को 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। ऐसे देखिए तो सारा जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दिया हुआ है सर के द्वारा नोट्स में। आगे कह रहा है राज्य में फसल सघनता 1.44 है और फसल की सघनता सर्वाधिक 1.90 शिवहर में है और सबसे कम बोलेगा 1.02 क्या है, पूर्णिया में है। आगे कह रहा है राज्य में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम जो है ना
भोजपुर में 81.6%, बक्सर में 80.5%, सिवान में बोला 74.4% है। आगे कह रहा है फसल अन्वेंशी प्रबंधन यंत्र, कह रहा है कि क्या है ब्रेक्यूटल मार्केटिंग मशीन है, और रोटरी मिल क्या है मल्चर है, रिपेयर है, और पैडी स्ट्रेच चॉपर है, और स्ट्रीव रिपेयर है, और रोटी सेल्सर है, और रिपेयर क्या है कम बेंडर है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है कि किसान पाठशाला, राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के अंतर्गत किसान पाठशाला खोलने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें 6 क्रांतिक अवस्थाओं पर पाठशाला सत्र आयोजित कर फसल के सारे शस्त्र क्रियाओं के बारे में क्या है जानकारी दी जाएगी। तो ये था ना फर्स्ट नोट था ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का। आप निकालेगा, देखिए पेज नंबर कितना 188 से पहले जितना दिया हुआ था स्टार्टिंग से लेकर 188 पेज तक जो है ना हम सारा कंप्लीट करवा दिए हैं। मतलब सोच लीजिए कि 1 से 40 तक था सिलेबस का टॉपिक था, और उसके बाद 40 के बाद जितना भी इधर आया हुआ है ना 188 तक, इतना तक जो है हम सारा जो है इसके पहले क्या है ना 12 का पीटी शायद है, देखे नहीं ध्यान में नहीं है, एक मिनट दिखाते हैं रुकिए। देखिए आप लोग देख लीजिए कहाँ तक जो है ना हम कंप्लीट करवाएं। देखिए आप लोग ध्यान पर पूरा क्लास को देखिएगा। इसका जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक का ना स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी क्लास आप छूट गया आपका वो जाके कंप्लीट जो है ना प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको जो भी क्लास छूटा है जाके पूरे क्लास को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर वो क्लास ना डिटेल के साथ हम कंप्लीट करवाए हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं। देखिए ये जो है ना यहाँ से देखिए आपको पता है बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड PYQ एनालिसिस है। और जैसे जैसे देखिए मेरा बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए 1275 का स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे बिहार दरोगा PT 1275 का जो देखिए प्रारंभिक परीक्षा हुआ था PT का, देखिए जो पहला देखिए ए आएगा 3 नंबर सेट। देखिए 3 नंबर से बिहार दरोगा 1275 का कल देखने को मिलेगा आपको। 17/12/2023 को प्रथम पाली का जो हल प्रश्न पत्र है 78 से क्या है 101 तक है। इसका कंप्लीट करने से पहले ना एक हम सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस करवाए हैं, वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले आप लोग क्लास को जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा और कहाँ से क्वेश्चन आया और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। इसका ना स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बहुत लोग उसको देखें। जो भी लोग नहीं देखें इसको देख लीजिएगा। और कल से जो है ना आपका 1275 का PT का फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ए सेट। और देखिए इसके पहले जो है बिहार पुलिस का मध्य से 64 पोस्ट का PT और मेंस ये दोनों हम करवा चुके हैं। ये दोनों जो है सेट है ना पहला और दूसरा करवा चुके हैं। और देखिए 64 पोस्ट का जो है और PT और 64 पोस्ट मेंस तो क्या हो गया, तो 6 और 7 जो है ना ये भी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो टोटल 4 सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और देखिए ये जो बीच में नोट्स है ना ये भी आज क्या है पूरा क्लास में खत्म हो गया। 3 क्लास में इसको भी कंप्लीट करवा चुके हैं। और कल जो है ना आपको एक क्लास में तीनों क्लास को आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्लास में आपको सारा नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो कल जो है एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, जो एक ही क्लास में जो है ना तीनों क्लास आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्या है हम खत्म करवा चुके हैं। ठीक है, तो इतना जो है ना आपको 2 सेट ऊपर और 6-7 ये चारों कंप्लीट करवा दिए हैं। और बीच में ये नोट्स भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब जो इसके पहले जो बचा हुआ है देखिए, इसके पहले जो बचा हुआ है देखिए ये बचा हुआ है, देखिए आपको दिखा रहे हैं क्या बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ 3 नंबर बचा हुआ 1275 का प्रथम पाली का, और 1275 का क्या है तो द्वितीय पाली का, और क्या है तो 1275 का क्या है मुख्य परीक्षा का। ये बीच में जो है लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, ये 3 सेट जो है ना बचा हुआ है। इसके बाद क्या होगा डायरेक्ट हम क्या आ जाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे बिहार दरोगा स्पेशल अर्थव्यवस्था नोट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले लगातार आपको 3 सेट आपको देखने को क्लास मिलेगा। तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये 3 सेट आप जान लीजिए कि बचा हुआ, बाकी जो आपको बताएं सारा सेट अपलोड है इस चैनल पे, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो क्या है ना इसका पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कौन सा सिलेबस से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया है और कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। इसलिए सिलेबस आपके पास बुक होगा मानते हैं, लेकिन सिलेबस जो है 140 तक जो पेज दिया हुआ है आप लोग नहीं देखते होंगे, हमको पता है। इसलिए जब हम क्लास करवा देंगे ना तो आप लोग एक तरह से जो है ना 10-20 मिनट के क्लास में आप सारे लोग देख लीजिएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमको छोड़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ना तो है ही है, लेकिन छोड़ना क्या जरूरी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा इसका जो हम अभी नोट्स कंप्लीट करवाए हैं इसका हम PDF सारा एक साथ हम डाल देंगे। और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जल्दी से जल्दी जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर आप पूरा कर दीजिए। आप हमसे जो भी होगा ना आप जितना मदद कीजिएगा, जितना हमसे हो पाएगा आपके लिए हम जितना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और जो भी बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर उनको लगता है कि हमको मेरिट में नाम आना चाहिए, घटना का बुक हमको पढ़ना चाहिए, और घटना का जो है ना क्लास आ ही रहा है यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं, और बाकी आपको लगता है कि हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में आएगा सारा हम प्रैक्टिस सेट लगाएं PDF के द्वारा, तो आपको PDF उस ग्रुप में दिया जाता है
और हर प्रैक्टिस सेट क्लास का हो या तो कुछ भी हो, आपका जो होमवर्क स्टार्ट हुआ है सारा जो है 2024 का अपडेटेड बुक है। तो इसलिए जिनको भी जुड़ना है, आपको लगातार आपको 3-4 महीना आपको जुड़े रहना है इस ग्रुप में। तो 149 पे लग रहा है, बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, तो आप लोग जुड़ जाइए। जिनको भी लगता है ना 149 पे ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है ना एक बुक आपको मार्केट से लाइएगा प्रैक्टिस सेट, आपको तो 200 कम से कम पड़ेगा। सोचिए कि आपको सारा बुक का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। अभी तो सप्ताह में 3-4 दिन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, बाकी जो भी क्लास का प्रैक्टिस सेट होता है सारा दिया जा रहा है उस ग्रुप में। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको इस 149 में जो है आपको 3-4 महीना आपको उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा। अपना तैयारी को जो है ना एक तरह से धार देकर के अपना तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। तो ज़रूर जुड़िए, सारा डिटेल आप वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।